जय हिंद। एक कल्याण हब में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्रॉन समान विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो भारत का इतिहास, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, उसमें क्या क्या कैसा समाज था, संस्कृति कैसा था, उसके बारे में जानते हैं। और कुछ कुछ पॉइंट से जो उसके बारे में क्या, ये बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। और भी अदर एग्जाम जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग सुनिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आते हैं भारतीय समाज एवं संस्कृति। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उसके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। मतलब आज के समाज और संस्कृति की कैसा स्थिति है, उसके संदर्भ में भारत का अतीत कैसा था उसका विशेष महत्व रखता है। क्योंकि वर्तमान भारत में जड़ें अतीत से जुड़ी है। आज के जो भारत में है जो जड़ है उसकी जो पिछले कई सालों से जुड़ी हुई है। अतीत में हुए विकास की क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आज पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक समझना आवश्यक है। मतलब हम लोग को पीछे अतीत में क्या क्या घटना घटी उसके बारे में जानेंगे। इतिहास वही है, इतिहास जानने के स्रोतों की जरूरत पड़ती है जिसके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जाता है। प्राचीन भारत में इतिहास के अध्ययन से हमें पता लगा कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है, कैसी है, कब है, कैसे इसमें के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हम यह भी जान सकें कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य दो स्रोत हैं। कौन कौन है जो देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के विभिन्न स्रोत के आधार पर किया जाता है। तो इन स्रोतों को वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है और ये है साहित्यिक और प्रतात्विक स्रोत। साहित्यिक और प्रतात्विक स्रोत से हमें क्या मिलता है, भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जिसमें सबसे पहले स्रोत में दो स्रोत कौन कौन है, एक है साहित्यिक स्रोत, एक है प्रतात्विक स्रोत। तो इसमें पॉइंट है याद करने लायक है। स्रोत, दो स्रोत है भारतीय इतिहास को जानने के लिए, दो स्रोत है। कौन है, एक साहित्यिक स्रोत है, एक प्रतात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी दो है, उसमें वैदिक, सांस्कृतिक, पाली, प्राकृतिक और अन्य साहित्य से हमें जानकारी मिलेगी। विदेशियों के विवरण के द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। और पुरातात्विक स्रोत से जैसे पुराने अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि से हमें पुरातात्विक स्रोत से इन दो स्रोतों से हम लोग को क्या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। जिसमें सबसे पहले आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत से हमें ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण, इन सब से हम लोग क्या होगा, इतिहास की जानकारी हमें मिलेगी कि पहले कौन सी घटना कब घटी, ये घटना कब हुआ, इस उनके बारे में हम लोग साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य से मिलेगा। उसके बाद बौद्ध साहित्य। बौद्ध के समय में कुछ साहित्य हुए थे जिसमें विनय पिटक हो गया, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्य वदान, बुद्ध चरित्र जिसको अश्वघोष ने लिखा, महाविभास, वसुमित्र, जातक आदि इसमें को बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। तो बौद्ध साहित्य में इसमें से हम लोग बुद्ध के बारे में जानकारी मिलेगा, पीछे कौन सी घटना घटी, विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है, सूत पिटक में पीछे जो घटना घटी उसके बारे में जानकारी इसमें बहुत सारे से मिलेगा। और जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भागवती सूत्र, अचरांग, मतलब कल्पसूत्र, भागवती सूत्र और अचरांग सूत्र आदि से जैन ग्रंथ में ये सब जो तीन ग्रंथ हो गए, कल्पसूत्र, भागवत सूत्र और अचरांग सूत्र, ये सब से मिलेगा इतिहास की जानकारी हम लोग को मिलेगा जैन ग्रंथ के अनुसार। उसके बाद है ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य कौन कौन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। ऐतिहासिक साहित्य में क्या है, राजतरंगिणी के लेखक पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, हर्षचरित्र के भानुभट्ट,
मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अर्थशास्त्र के कौटिल्य, अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास, स्वप्नवास दत्ता के भास। इसमें ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत है और उसके लेखक थे। राजतरंगिणी, कलहन, पृथ्वीराज, राजसूय, चंद्रवदाई, हर्षचरित, बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, स्वप्नवास दत्ता, भास। तो इसमें मेन पॉइंट है, इसमें याद कीजिएगा तो आता ही क्वेश्चन इसमें से आता बनता है। कुछ राजाओं द्वारा रचित साहित्य भी है। कौन कौन से राजा कौन सा साहित्य लिखे हैं, जिसमें हॉल जो सातवाहन वंश के समय में लिखा, वो गथा सप्तशती साहित्य लिखा। गथा सप्तशती हॉल ने सातवाहन में। फिर मत विलास प्रभाषण महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव वंश का इसने रचित रचा। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शी का पुस्तक लिखे या रचित साहित्य लिखे। सोमेश्वर जो कि चालुक्य वंश के हैं, उसने मन्नो उल्लास पुस्तक का रचना किया। सोमेश्वर चालुक्य वंश, मन्नो उल्लास पुस्तक का रचना सोमेश्वर चालुक्य वंश, मन्नो उल्लास का। उसके बाद है साहित्यिक स्रोत और ग्रंथ। साहित्यिक स्रोत और ग्रंथ जिसमें प्रमुख तथ्य, सबसे पहले कलहन की राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी लिखा जो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा। यह पहली बार ऐतिहासिक झलक की इसी ग्रंथ में मिलता है। ऐतिहासिकता की सबसे पहली बार झलक किसमें मिलता है, कलहन के राजतरंगिणी। फिर है महावंश और दीपवंश जो कि बौद्ध ग्रंथ हुआ, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ कौन है, महावंश और दीपवंश। ललित विस्तार का रचना कहाँ हुआ, नेपाल में हुआ। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पाणिनि ने सबसे पहले क्या लिखा, संस्कृत व्याकरण जो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया। इसमें मौर्य वंश के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद है पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और पाणिनि ने अष्टाध्यायी, और पतंजलि ने जो महाभाष्य की रचना की वह पाणिनि के अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में किया। बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। हर्ष के दरबारी कवि कौन है, बाणभट्ट, और उसने हर्षचरित्र लिखा। और अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य, चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त भी बोलते ने लिखा। उसने मौर्य के बारे में, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण उसमें किया। उसके बाद है बागपति। बागपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वाह नामक पुस्तक लिखी। बागपति ने यहाँ के कन्नौज के राजा यशोवर्मन थे उस पर आधारित गौड़वाह नामक पुस्तक लिखी। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं जैसे हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, न्याय चंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का नवशाह शंकर चरित्र और बिल्लाल का भोज प्रबंधन आदि। बिलाल का भोज प्रबंध आदि। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरित्रों में नंदी काव्वलकम पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय की प्रशस्ति है। तमिल में लिखे राजकीय जीवन चरित्रों में से नंदी कलम कम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। उसके बाद विदेशियों द्वारा विवरण। विदेशियों के द्वारा जो विवरण दिया गया क्या क्या है, सबसे पहले यूनानी लेखक के बारे में जानते हैं। कौन कौन से यूनानी लेखक भारत आए, भारत से कौन कौन सी चीज लेके गए और क्या क्या चीज का जानकारी हम लोग को दिए। तो जैसे इससे पहले हेरोडोटस आए। हेरोडोटस को क्या कहता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, और उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक भी लिखी। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में आए तथा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। यह मूल रूप से अपर्याय है, लेकिन इसकी उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों ने रचना में आए हैं, लेखकों की रचनाओं में आए हैं। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए।
उसके बाद है अज्ञात लेखक। कुछ अज्ञात लेखक है। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों की प्राकृतिक स्थिति एवं व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिफेरल ऑफ द इरिथ्रियन सी में, जिसको लाल सागर का विवरण में दिया गया है, लाल सागर के विवरण में दिया गया है, पेरिफेरल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिफेरल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, यह अज्ञात लेखक है, वह यूनानी लेखक थे। उसके बाद है टॉलेमी। टॉलेमी की ज्योग्राफी प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। टॉलेमी की ज्योग्राफी जो कि 150 ईस्वी के आसपास के प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य की जानकारी देता है। उसके बाद है एस्ट्रेवो। एस्ट्रेवो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। एस्ट्रेवो ने मेगास्थनीज के विवरण को क्या माना है? काल्पनिक। उसके बाद है रोमन लेखक। रोमन लेखक में प्लिनी। तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच के व्यापारिक संबंधों का जानकारी देता है। प्लिनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें भारत और इटली की होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है। उसके बाद है कुछ चीनी विवरण। चीनी यात्री। चीनी विवरण में चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। चीनी यात्री क्यों आते थे? तो भारत में जो बौद्ध धर्म था उसका अध्ययन करने के लिए और उसके तीर्थ दर्शन करने के लिए आते थे, जिसमें सबसे पहले है फाहियान। तो फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का अच्छा शासक था। उसमें फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और 5वीं सदी के प्रारंभ में उन्होंने फूको की पुस्तक की रचना की, जिसमें वह गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का प्रकाश डालता है। मतलब फाहियान जब आए वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए और वह गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। उस समय 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसने क्या लिखा? फूको की एक पुस्तक लिखा और उसमें रचना किया। उसमें किनके बारे में जानकारी दिया? तो गुप्त काल में भारत की स्थिति कैसी थी, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है फाहियान फूको की बुक में। उसके बाद है ह्वेनसांग, जिसको युआन चांग ही कहा जाता है। यह किसके शासनकाल में आया? तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया। तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत में आया और उसने सी यू की रचना की। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। वाट्स के अनुसार यह भारत को इंटू मतलब अर्धचंद्राकार नाम देता है। वाट्स के अनुसार भारत को इंटू मतलब अर्धचंद्राकार के नाम देता है। और ह्वेनसांग के मित्र फिली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। ह्वेनसांग के मित्र विहली ने क्या लिखा? ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। इसमें हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन मिलता है। किसमें? फिली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी, जिसमें उसके बाद है इति सिंह जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोगों ने मिलता है। इति सिंह के बारे में क्या है? इति सिंह जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। उसके बाद है अरबी लेखक। अरबी लेखक में सुलेमान वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। सुलेमान कब आया? 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। उसके बाद है अल-बरूनी जिसको महमूद गजनवी के समकालीन थे, ने तहकीक हिंद मतलब किताबुल हिंद की रचना की। किसने? अल-बरूनी ने तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है, की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया। मतलब भारत का निवासी किस दशा में रहते थे, कौन कपड़ा अच्छा पहनते थे, खाना अच्छा खाते थे कि खराब खाते थे, इसके बारे में वर्णन किया गया है अल-बरूनी के किताबुल हिंद में। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी में के ग्रंथों में कंग्यूर और तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो भारतीय इतिहास से कुछ जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो तिब्बत के जो बौद्ध लेखक तारानाथ जो कब आए? 12वीं शताब्दी में। उसमें कौन से ग्रंथ लिखे? कंग्यूर और तंग्यूर। इससे हम लोग क्या मिलता है? भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत में।
पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोतों में हमें अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड आदि आभूषण आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो अभिलेख आएंगे, सिक्के आएंगे, मुहर, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड आभूषण आदि इसमें से आते हैं। और इसमें से पुरातात्विक स्रोत जब खुदाई किया उससे निकले, तो उसी से हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिली कि किस शासक कौन काल में सिक्का चलते थे, मुहर कैसा रहता था, मूर्तियां का निर्माण कौन से शासक किए। तो उससे हम लोग को ये पता चला इतिहास में कि कौन सा शासक कब कब रहे या उस समय स्थिति कैसा थी। उसके बाद है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पितामह किनको बोला जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। कुछ शब्दावली अभिलेख के बारे में जानते हैं। तो अभिलेख जिस लेख पर मुहर, प्रस्तंभ, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्र आदि मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिलेख। अभिलेख किसको कहते हैं? जहां पर जिस लेख पर मुहर, प्रस्तर, स्तंभ, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्र मिले उन्हें अभिलेख कहते हैं। मतलब कोई कोई जगह पर प्रस्तंभ मिला, स्तूप मिला, चट्टान मिला और ताम्रपत्र मिला, वहां पर ही अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है, जिसको पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। मतलब अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी, ये देखिए ये याद करने लायक है, इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता आता ही आता है। तो अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र बोलते हैं। उसके बाद है पेलीग्राफी। पेलीग्राफी क्या है? अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों के बीच प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र या पेलीग्राफी कहते हैं। पेलीग्राफी क्या है? अभिलेख और दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को, जो पुरानी तिथि थे उसके अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र या पेलीग्राफी कहते हैं। उसके बाद है न्यूमिस्मेटिक्स, मतलब सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र हिंदी में बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स इंग्लिश में कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद है सिक्का के बारे में अब जानते हैं, कौन सा सिक्का किसके शासनकाल में मिला, कब मिला, कैसा सिक्का चलता था। तो सबसे पहले है भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। साहित्य में इन सिक्कों को कारसारपन कहा जाता है। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। साहित्य में इन सिक्कों को कारसारपन कहा जा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पुराने सिक्के कैसे कैसे बनते थे? तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती है। आरंभिक सिक्के में कुछ प्रतीक मिले, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती है। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने किया। मतलब सोना के जो कुछ लिखित सिक्का, सोना पर कुछ लिखा हुआ था, उसका सिक्का सर्वप्रथम कुषाण वंश के शासक ने जारी किया। और गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने सोना का लिखित सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखते हैं। समुद्रगुप्त सिक्के पर क्या होते हैं? बीना बजाते हुए दिखते हैं। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाहन ने लेड मतलब शीशे के सिक्के जारी किए। किसने? सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। और गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ये था सिक्के के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो आप लोग देखिएगा, सुनिएगा उसको बार बार। उसके बाद है अभिलेख। अभिलेख जिसमें मुहर, प्रस्तर, स्तंभ, चट्टान और ताम्रपत्र पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवारों, ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। वह अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं? मुहर,
स्तर, स्तंभ, चट्टान, ताम्रपत्र आदि मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित थे। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ है? मैसूर संग्रहालय में सबसे ज्यादा है। मैसूर संग्रहालय में अभिलेख बहुत ज्यादा है। उसके बाद है मौर्य या मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। मौर्य और मौर्य के बाद यह गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख किसमें है? कार्पर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में इस ग्रंथ में संकलित है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, कुछ अभिलेख में लिपि कौन कौन है? तो सबसे पहले प्राकृतिक लिपि। तो प्राकृतिक लिपि जो कि बहुत आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में ही है। सर्वप्रथम जो अभिलेख है वह प्राकृतिक भाषा में ही है। उसके बाद है ब्राह्मणी अभिलेख, ब्राह्मणी लिपि। तो ब्राह्मणी लिपि जो कि अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मणी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो बाएं से दाएं कौन लिपि लिखा जाता है? ब्राह्मणी लिपि। इसमें अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि भी है। उसके बाद है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो कि अशोक के कुछ शिलालेख है खरोष्ठी लिपि में भी है। मतलब अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता था, और बाएं से दाएं कौन लिपि लिखा जाता था? ब्राह्मणी लिपि। बाएं से दाएं ब्राह्मणी लिपि और दाएं से बाएं खरोष्ठी लिपि। उसके बाद है यूनानी एवं अरमाइक लिपि। यूनानी एवं अरमाइक लिपि जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के कुछ शिलालेखों पर इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। यूनानी और अरमाइक लिपि जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के कुछ शिलालेखों पर इस लिपियों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आते हैं 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख, एक मेरठ के उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा मिले। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख मिले। 14वीं शताब्दी में क्या मिला? तो फिरोज शाह तुगलक जो थे उनको दो शिलालेख मिले। किसके? अशोक के। वो मेरठ के उत्तर प्रदेश और टोपरा हरियाणा में मिले। जिन्हें दिल्ली लाया गया, मतलब जो दो शिलालेख मिले, एक मेरठ के उत्तर प्रदेश है, एक टोपरा के हरियाणा में मिले, तो वह दिल्ली लाया गया। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को ब्राह्मणी लिपि के रूप में सर्वप्रथम पढ़ा। तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा लिपि को, ब्राह्मणी लिपि को? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स कब? शिलालेखों को सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि में कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। और 1837 ईस्वी में ये सब क्वेश्चन आता है पॉइंट। उसके बाद है महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये VVI जो कहता है VVI, इसको सुनिए और याद कीजिए। जैसे समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, तो समुद्र में प्रयाग, तो समुद्रगुप्त जो कि प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि गुप्त वंश के इलाहाबाद है, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिला। और रुद्र दामन जूनागढ़, तो जूनागढ़ में रुद्र रूप धारण कर लिए। जूनागढ़ क्या है? रुद्र दामन जो कि शक वंश का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में रुद्र दामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख मिला। उसके बाद है स्कंद गुप्त भीतरी स्तंभ लेख, मतलब भीतर में क्या? स्कंद है, तो भीतर में स्कंद क्या है? स्कंद गुप्त भीतरी स्तंभ लेख गुप्त वंश और गाजीपुर में मिला। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिला? गाजीपुर में स्कंद गुप्त के समय में। उसके बाद है खारवेल कलिंग जो कि हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल कलिंग राजा के समय में मिला। पुलकेशिन द्वितीय के समय में ये होल अभिलेख, पुल के अंदर होल है तो वह होल, तो पुलकेशिन द्वितीय होल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय होल अभिलेख। फिर है राजा भोज ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वाला राजा भोज के रूप में खाना खाते हैं, राजा भोज, तो राजा भोज ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर प्रशस्ति यह प्रतिहार वंश के राजा भोज। विजय सेन देवपाड़ा, देव में विजय, देवों पर विजय पाया कौन? देव से विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, विजय सेन हो गया देवपाड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन मधुबन एवं बांसखेड़ा में हर्ष उल्लास है, तो मतलब क्या? हर्षवर्धन मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन के समय में बना। हर्षवर्धन के समय में मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे। उसके बाद है यशोधर्मन मंदसौर प्रशस्ति, यश का मंद बुद्धि,
यश क्या है, मंद बुद्धि है तो यशोधर्मन। मंद सौर प्रशस्ति जो कि मालवा नरेश है, यशोधर्मन। उसके बाद है गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख। नाक में बाल है तो नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख जो कि सातवाहन वंश के हैं। उसके बाद है अभिलेख। अभिलेख का विशिष्ट तथ्य क्या है कुछ। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख कौन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित की गई है, उसके दरबारी कवि किसके, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें किसका मिलता है, कारुबाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संदीप विग्रह हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संदीप विग्रह हरिसेन ने की थी। भानुगुप्त ने एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा, जिसको गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त है। लिखित साक्ष्य किसका प्राप्त है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, उसमें क्या, गोपराज नामक एक सैनिक थी, उसकी पत्नी के द्वारा सती प्रथा का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में अनुसार उनका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उदयगिरी गुहा लेख था उसके अनुसार क्या था, उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में क्या, कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। तुमुन अभिलेख में क्या बताया गया है, तो कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेखों में हूनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली के लौह स्तंभ में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन किसे मिलता है, तो मेहरौली के लौह स्तंभ मेहरौली के इसमें मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय। उसके बाद है विदेशी अभिलेख। विदेशी अभिलेख में बोगाज कोई जिसको एशिया माइनर या मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है, बोगाज कोई, जो 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत का नाम उल्लेखित है। बोगजा कोई में किनका, कौन वैदिक देवता का नाम उल्लेख है, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत का नाम उल्लेख है। उसके बाद है हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत था। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत था का सननगर बेस नगर, जिसको विदिशा या गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना का जानकारी देता है। किसमें, हेलियोडोरस का राजदूत था जो बेस नगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना का जानकारी मिलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की आधुनिक लेखक। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक कौन कौन है, तो 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ये कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया। कब, 1776 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं, ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स, और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद है बिलकिंस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ, 1785 में। किसने किया अंग्रेजी में अनुवाद, तो बिलकिंस ने। उसके बाद विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारतीय का सुव्यवस्थित इतिहास का प्रस्तुत किया गया।
विंसेंट आर्थर स्मिथ की जो कि पुस्तक है, उस कौन सी पुस्तक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें प्राचीन भारतीय के इतिहास का जो सुव्यवस्थित ढंग से इतिहास का प्रस्तुत किया गया वो लिखा गया। ब्रिटिश इतिहासकार एल एल बैसम ने बवंडर दैट वाज इंडिया लिखी। एल एल बैसम ने बवंडर दैट वाज इंडिया लिखी। डी डी कौशाम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। डी डी कौशाम्बी की कृति क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और लेखक जो कि ये याद करने लायक है। इसको सुनिएगा बार बार तो याद हो जाएगा, रेफरेंस से नहीं याद होगा ज्यादा, एक क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िए सुनिए तो याद ज्यादा होगा। सबसे पहले विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर के लेखक मिताक्षरा। जिमुत वाहन के दैवभाग, जिमुत वाहन के दैवभाग। कालिदास की रचना क्या है, अभिज्ञान शकुंतला, मालविकाग्निमित्र और रघुवंशम। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतला, मालविकाग्निमित्र और रघुवंशम। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस देवकी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस देवकी चंद्रगुप्तम। शूद्रक का मृच्छ कटिकम रचना की गई, शूद्रक के द्वारा मृच्छ कटिकम। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखा गया, वात्स्यायन कामसूत्र। राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, हरविलास, बाल रामायण। राजशेखर के द्वारा कौन कौन से की रचना काव्य रचना की गई, देखिए काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट हर्षचरित्र, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र को लिखा। बिलहन विक्रमदेव चरित्र, बिलहन विक्रमादेव चरित्र। अमर सिंह अमरकोश, अमर सिंह अमरकोश, अमर सिंह अमरकोश। पद्मगुप्ता नव सांक चरित्र, नव शाह सांक चरित्र। पद्मगुप्ता, पद्मगुप्ता नव शाह सांक चरित्र। ललित विग्रहराज सोमदेव, ललित विग्रहराज सोमदेव, ललित विग्रहराज सोमदेव के द्वारा लिखा गया। मेरुतुंग के द्वारा प्रबंधन चिंतामणि, मेरुतुंग प्रबंधन चिंतामणि, मेरुतुंग के द्वारा प्रबंधन चिंतामणि। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि। अतुल मुसिक वंश, अतुल मुसिक वंश। नागसेन मिलिंद पन्हो, नागसेन मिलिंद पन्हो। बरामिहिर बृहत संहिता, बरामिहिर बृहत संहिता। भवभूति उत्तर रामचरित्र, भवभूति उत्तर रामचरित्र। दांडी काव्य दर्शन। हेमचंद्र सूरी कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र सूरी कुमारपाल चरित्र। जयदेव गीत गोविंद, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद। भास के द्वारा चारुदत्त स्वप्नवास दत्ता, भास के द्वारा 2 गो था, चारुदत्त और स्वप्नवास दत्ता। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। अश्वघोष बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार। वेद व्यास भागवत गीता और महाभारत, वेद व्यास के द्वारा भागवत गीता और महाभारत। भर्तहरि भक्ति सातक, भर्तहरि भक्ति सातक। क्षेमेंद्र दशावतार चरित्र, क्षेमेंद्र के द्वारा दशावतार चरित्र। कामंदक के द्वारा नीतिसार, कामंदक नीतिसार। भरत नाट्य शास्त्र, भरत नाट्य शास्त्र। वाल्मीकि तो रामायण है, वाल्मीकि रामायण। और गोस्वामी तुलसीदास रामचरित्र मानस, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरित्र मानस। हरिसेन बृहत कथा कोश, हरिसेन बृहत कथा कोश, इसमें क्वेश्चन आता है। माघ शिशुपाल वध, माघ में क्या है, शिशुपाल वध नामक पुस्तक लिखा। सारंगदेव संगीत रत्नाकर, सारंगदेव संगीत रत्नाकर। सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। नागार्जुन सतसह संहिका, सतसह सिक्रा नागार्जुन। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। नारायण भट्ट हितोपदेश, नारायण भट्ट हितोपदेश। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी। कात्यायन गार्गी संहिता, जिसको ज्योतिष ग्रंथ ही बोलते हैं, कात्यायन गार्गी संहिता ज्योति ग्रंथ। तो इसमें पॉइंट से जो कि महत्वपूर्ण रचना लेखक था उसको सुनिएगा, बार बार सुनिए, एक तो ज्यादा याद होगा।
इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।